my dear friends, my little subscribers and my dear students. Welcome to our class. तो हमारी क्लास 2 दिन से सस्पेंडेड थी ड्यू टू सम रीजंस। तो चलिए हम उसके आगे अपना स्टार्ट करते हैं क्लासेस, जहाँ पे आप लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ऑल ऑफ दिस। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज जाके प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। अब हमें क्या पढ़ना था बच्चों? हुक्स लॉ के बारे में पढ़ना था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, हुक्स लॉ। अब बच्चों हुक्स लॉ है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या कहता है कि हमारा जो स्मॉल डिफॉर्मेशन है, ठीक है, वो स्ट्रेस मटेरियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मटेरियल के स्ट्रेन के ऊपर, जो स्ट्रेन उस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे। हाँ, जो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये हुक्स साहब ने क्या कहा बच्चों? हुक्स साहब ने यही कहा कि जो हमारा स्ट्रेन है जो उस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? स्ट्रेस के। मतलब उन्होंने क्या बताया हमको? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप बताया। इस रिलेशन में क्या बताया उन्होंने? क्या कहा उन्होंने कि स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन। अब मैडम हमको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है। अब बच्चों जो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिल रहा है वो क्या है? वो है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Here it is written as in the form of formula: stress is equal to modulus of elasticity into strain, where modulus of elasticity is what? It is a constant. बस इतनी सी बात है। क्या कहा था हुक्स साहब ने? हुक्स साहब ने यही कहा था कि जो हमारा स्ट्रेस है जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी मटेरियल के अंदर में, जब हम उसको डिफॉर्म करते हैं उसमें छोटा सा भी डिफॉर्मेशन लाते हैं, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के। मतलब जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना हम स्ट्रेन बढ़ाएंगे उतना हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। अच्छा बच्चों, अब इसमें रिलेशन आया कैसे, है ना? अच्छा एक बात बताना, जब हम डिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तब भी ना उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपको पता है कि क्या स्ट्रेस होता है क्या स्ट्रेन होता है। जब हम स्ट्रेस देंगे तभी हमें स्ट्रेन मिलेगा मैम, है ना? तो उन दोनों चीजों को रिलेशन बताने के लिए हुक साहब ने क्या लाया? एक लॉ ला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, उस मटेरियल का जो स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जो उसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है बच्चों? हुक्स लॉ है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये किसके अंदर होगा? क्या ये इलास्टिक लिमिट से बाहर होगा? जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलास्टिक लिमिट, है ना? क्या होती है? जिस लिमिट के अंदर जब तक सॉलिड कोई मटेरियल जो हमारे पास है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी जैसे हम लोगों ने रबड़ को देखा था कि रबड़ को हम जितना खींचेंगे, जितना उस पर फोर्स लगाएंगे इधर साइड से, ठीक है, जितना फोर्स लगाएंगे इसको छोड़ेंगे तो क्या फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है? बिल्कुल आता है। धीरे 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 जैसे आप उसका फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे, किसी एक कंडीशन पर ऐसा भी होता है कि जब आप उस पर डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्म होता है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाता। वहीं पे उसकी क्या होती है? उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो बच्चों कांस्टेंट आया है हमारा, ये जो कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, ये किसके अंदर है? ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। मतलब जब तक मटेरियल इलास्टिसिटी को शो करेगा तभी उसके पास क्या होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। एम आई राइट? आर यू क्लियर इट? ठीक, जो कांस्टेंट है हमारा इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। अब जो हमको फॉर्मूला यहाँ से मिला है बच्चों, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अगर यहाँ से हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालें तो क्या मिलेगा हमको बच्चों? स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन इनटू, कम ऑन, व्हाट यू गेट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेरी इजी, वेरी इजी। अब बच्चों जो हमारी इलास्टिक मॉडुलाई होती है या इलास्टिक मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम इलास्टिक मॉडुलाई के भी नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वी हैव? 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई।
Which are those? Young modulus, shear modulus, and bulk modulus. These are the three types of moduli we have. Let's see what is young modulus, which is denoted by capital Y. यंग मॉडल्स को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल वाई से। ये हमारा फर्स्ट टाइप है विच इज व्हाट? यंग्स मॉडल्स। अब इसमें बच्चों हम क्या मेजर करते हैं? हम यहाँ पर मेजर करते हैं जो भी चेंजेस आता है लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन के थ्रू। मतलब जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को देखते हैं, तब उसमें जो इलास्टिक मॉडुलाई आती है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? यंग्स मॉडुलस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? यंग मॉडुलस के नाम से। अब इसी तरह बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है? शेयर मॉडुलस है, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम शेयर डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस कौन सा मेजर करते हैं? शेयर डिफॉर्मेशन वाला। इसी तरीके से हमारा लास्ट कौन सा है बच्चों? लास्ट थर्ड पार्ट विच इज बल्क मॉडुलस। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? मैं वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी जितने भी हमारे पास मॉडुलस हैं वो किसी न किसी रेजिस्टिविटी को मेजर करते हैं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जितने भी टाइप्स के हमारे पास, ठीक है, जितने भी टाइप्स के हमारे पास मॉडुलस हैं वो क्या मेजर करते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। हर एक अलग अलग टाइप के मटेरियल की हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, मतलब डिफॉर्मेशन के टाइम पे उनकी अलग अलग मॉडुलाइज होती है। तो चलिए हम अपने यंग मॉडुलस को थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि क्या होता है हमारा यंग मॉडुलस, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, आइए देखते हैं। अब यंग मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है। इसका मतलब मैम कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई रिलेशन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखते हैं तो क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। जो चीज उसमें आएगी वही चीज उसमें आने वाली है। मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ होता है। ठीक है, फोर्स इंटू लेंथ होता है। हाँ तो बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे? यंग मॉडुलस की बात कर रहे थे। अब यंग मॉडुलस हमारा क्या होता है बच्चों? यंग मॉडुलस, चलिए इसको हम एक नोट में लिखते हैं कि हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं ये नोट में हम क्या लिखने वाले हैं। अब बच्चों हम लोगों ने क्या बोला कि स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। बट स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया और क्रॉस सेक्शनल है ना, एफ बाई ए। सो लेट्स टेक एफ बाई ए। अब हमको क्या करना है बच्चों? इसको भी हमें किससे डिवाइड करना है? इसको भी हमें डिवाइड करना है स्ट्रेन से। व्हाट इज द स्ट्रेन? डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। क्या ये चीजें हैं हमारे पास? ये चीजें हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हम्म, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आइए देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए जब हम स्ट्रेस को लेंगे एफ बाई ए एंड स्ट्रेन को लेंगे डेल्टा एल बाई एल। अब यहाँ से तो सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप समझ सकते हैं। क्या लिखेंगे? एफ बाई ए। अब जब बेटा हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? एल डिवाइड बाई डेल्टा एल। सो व्हाट वी गेट, जो हमारा यंग मॉडुलस है बेटा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? हमारे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया। होप कि आपको ये समझ में आएगा।
अब मैम ये यंग मॉडुलस हमारी हेल्प किसमें करता है? हम्म इसका कोई ना कोई रोल होगा। अब देखिए यहाँ पे, it measures the stiffness of materials under tension or compression। ठीक है, जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर टेंशन या कंप्रेशन लगाएंगे, उस समय, उस टाइम पे, उस ऑब्जेक्ट या मटेरियल का स्टिफनेस कैलकुलेट करने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो है हमारा यंग मॉडुलस। ठीक है, जितना हायर यंग मॉडुलस की वैल्यू आएगी, उतना ही रिजिड आपका सबस्टेंस होगा, आपकी मटेरियल होगी। गॉट इट? मतलब जितनी हाई क्वांटिटी, जितना हाई वैल्यू आएगा यंग मॉडुलस का, उतनी ही हाई रिजिडिटी होगी आपके सब्सटेंस की। मीन्स वो हाईली सॉलिड फॉर्म में होगा, रिजिड होगा। रिजिड मतलब सॉलिड। ओके, उसकी सॉलिडिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। अब बच्चों इसका बात आता है कि यंग मॉडुलस की यूनिट क्या होती है मैम? यंग मॉडुलस की यूनिट होती है पास्कल। हाउ कुड यू आइडेंटिफाई बेटा? देखो एल क्या होता है बेटा? लेंथ है। डिवीजन में क्या है बच्चों? चेंज इन लेंथ है। उसकी भी यूनिट क्या होगी? जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। देन फोर्स अपॉन एरिया, जो कि आपका स्ट्रेस का क्या था? यूनिट था पास्कल। सो यंग मॉडुलस का यूनिट क्या हो गया बच्चों? पास्कल हो गया। अब हमें पढ़ना है बच्चों शेयर मॉडुलस के बारे में। शेयर मॉडुलस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? यहाँ पर हम शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करता है, उसी तरीके से आपको एक छोटा सा काम करना है। शेयर स्ट्रेस को लेकर शेयरिंग स्ट्रेन से उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको मिलेगी वैल्यू एफ बाई ए डिवाइड बाई थीटा। मीन्स यू गॉट एज एफ बाई ए इंटू थीटा। थीटा बाई वन ऊपर चला जाएगा, थीटा नीचे रहेगा, तो एफ बाई ए थीटा आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बच्चों ये क्या करता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि यंग मॉडुलस स्टिफनेस को मेजर करता है, लेकिन मैम शेयर मॉडुलस क्या करता है? किस चीज को कैलकुलेट करता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स लगता है, उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें दो चीजें और आती हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको बताना इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। रुकिए आपको मैं दिखाती हूँ। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, सो हियर लेट मी paint this. One is shear deformation and another one is comparison of materials. These two, which are identified in this, let's see together. What is shear deformation? अब shear deformation क्या है मैम? अभी तक हम लोगों ने shear मॉडुलस के बारे में पढ़ा, shear स्ट्रेस के बारे में पढ़ा और shear स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब ये क्या है? जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? जो हमारी लेयर्स होती हैं मटेरियल्स की, वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे अब मान लीजिए कोई लेयर है हमारे पास, मान लीजिए मेरा एक हाथ का लेयर है, दूसरे हाथ का लेयर, लेयरिंग है, एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। जब यहाँ पर नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे कहीं से भी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, अगर हम ऊपर फोर्स करेंगे तो नीचे वाला भी अपने आप मोशन में आ सकता है, थोड़ा बहुत उसकी पोजीशन में चेंजेस आ सकते हैं। तो shear डिफॉर्मेशन क्या है कि जब हमारे मटेरियल्स रेलिंग में होते हैं, तो उसके अपर लेयर पे अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी इनर लेयर में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, वो भी रिलेटिवली मूव करेगा, मतलब जिसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला लेयर मूव कर रहा है, उसी के हिसाब से नीचे वाली लेयर भी मूव करेगी मैम। ठीक है, ये क्या था बच्चों? शेयर डिफॉर्मेशन के बारे में था। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कंपैरिजन ऑफ मटेरियल्स। इस बेसिस पे, शेयर मॉडुलस के बेसिस पे हम मटेरियल्स का कंपैरिजन भी करते हैं। कैसे? जिसका हायर शेयर मॉडुलस होगा, ठीक है, जिस मटेरियल्स की शेयर मॉडुलस की वैल्यू हाई होगी, ठीक है, वो रेजिस्ट करेगा, अपने आप को बचाएगा कि वो डिफॉर्म ना करे किसी भी टेंजेंशियल फोर्स के अंडर। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लीजिए हमारे पास ये है,
ठीक है, हमने एक अडॉप्टर ले रखा है। अब हम इस पे लगा रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? ना। क्या कर रहा है ये? हाईली रेजिस्टिव है। ठीक है, जो क्या कह रहा है कि हम अपने लेयर्स को क्या कहते हैं, डिफॉर्म नहीं करने देंगे, सॉरी, डिफॉर्म नहीं करने देंगे किसी भी टेंजेंशियल फोर्स के अंदर। अब बच्चों इस पे मैंने भी टेंजेंशियल फोर्स लगाया था। अब कोई कहे कि मैम मैं इसको हैमर लेके कूट दूं, कूटने के बाद तो चेंजेस आ जाएंगे ना चोट, लेकिन वो क्या है? टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। ठीक है, वो क्या है आपका? टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने दोनों चीजों के बारे में देख लिया। ठीक, आइए। अब हमको पता था मैम कि हम शेयर मॉडुलस को जी से डिनोट करते हैं। हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स का जो शेयर मॉडुलस आता है वो y/3 आता है। y क्या था बच्चों? यंग मॉडुलस था। मतलब यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस का रिलेशन है क्या? g इज इक्वल टू y/3। ये बेटा फिक्स नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स का आता है, बट some materials have different values of it. Okay, so let's go towards bulk modulus. अब हम bulk modulus के बारे में पढ़ते हैं कि bulk modulus क्या है। Bulk modulus is the ratio of hydraulic stress to the volumetric strain. मतलब स्ट्रेस हम कौन सा ले रहे हैं बच्चों? हाइड्रोलिक स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्ट्रेन कौन सा ले रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले रहे हैं। हम डिनोट कैसे करते हैं बल्क मॉडुलस को? बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? माइनस पे डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। चलो, अब ये क्या करता है मैम? ये किस चीज को मेजर करता है? ये मेजर करता है व्हाट, अब ये क्या मेजर करता है? मटेरियल की रेजिस्टेंस को। कहां पर? यूनिफॉर्म कंप्रेशंस के अंदर। जब हम किसी भी सॉलिड पर यूनिफॉर्मली कंप्रेशन अप्लाई करते हैं उस टाइम पर मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्रू द बल्क मॉडुलस। ओके, सॉलिड जो है बच्चों, जैसे हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी टू और होते हैं हमारे पास, दो और होते हैं जिन पर रिसर्च चल रही है। ओके, चलिए हम थ्री की बात करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड क्या होता है बेटा? उसके पास हाई बल्क मॉडुलस होता है। अब मैम हाई बल्क मॉडुलस क्यों होता है इसके पास? देखो, सॉलिड क्या है? रिजिड। उसके सारे पार्टिकल्स क्या है? फिक्स्ड पोजीशन पे है, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है एंड फिक्स स्पेस को लेता है। ठीक है, इसका मतलब मैम कि अगर हम उस पर किसी भी तरह से कंप्रेशन लगा रहे हैं तो वो हम पर एक रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई करता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें बच्चों, तो लिक्विड के पास ना तो एक शेप है ना साइज है। ओके, और ये वॉल्यूम इज फिक्स। इसका मतलब बच्चों जब हम लिक्विड पे कोई भी कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं तो उसके पास जितनी भी एरिया अवेलेबल होती है उतने में वो क्या करता है? उसको कवर अप कर लेता है, उतने में एक्सपैंड कर जाता है। इसलिए बल्क मॉडुलस क्या है? लिक्विड का लो रहेगा। किससे? सॉलिड से। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस। अब हम गैस के बारे में बात करते हैं। गैसेस स्टेट में क्या होती है हमारी बल्क मॉडुलस? गैसेस स्टेट में क्या बच्चों गैस का कोई शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है? नो मैम। तो कंप्रेशन किसके अकॉर्डिंग करोगे? उसको आपको हमें पैक करना पड़ेगा, किसी कंटेनर में फिल करना पड़ेगा, देन उस कंटेनर में आप फोर्स लगाओगे ना, कंप्रेस करोगे उसको। लेकिन बच्चों जब आप कंप्रेस करोगे तो उसके लिए क्या होगा आपके पास? बहुत ही कम। क्या होगा? बल्क मॉडुलस। क्यों बच्चों? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम भी कम रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसलिए हमारा गैस का क्या होता है? बहुत ही लीस्ट होता है, बहुत ही कम होता है बल्क मॉडुलस। चलिए, अब बल्क मॉडुलस की ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? पास्कल। ओके, एज वी से अब all have the same units which is Pascal. तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चों? रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस की, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Compressibility is equal to 1 by P. Okay, so that's all about today, and next day we are going to study stress strain curve. Okay.